Okay, so we start with the JavaScript. This is basically the second part of our website development course, जिसमें हम अपने ब्राउज़र के अंदर पावर ऑफ कैलकुलेशंस देखेंगे. आई मीन कि वी कैन परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशंस इनसाइड आवर ब्राउज़र. बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ना, जैसे मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, दो पार्ट्स होते हैं. एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, एक बैक एंड डेवलपमेंट होती है. बैक एंड डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट दुनिया में जिस सर्वर के ऊपर, सर्वर मीन अ कंप्यूटर दैट इज होस्टिंग योर वेबसाइट, ठीक है. अब बैक एंड डेवलपमेंट में ये होता है कि हमारी वेबसाइट दुनिया में जिस सर्वर पे मौजूद होती है, हम उस सर्वर की कंप्यूटेशन पावर को यूज कर रहे होते हैं. यानी हम हमारी डेटाबेस, यानी कि जो फिजिकल डेटा स्टोर है उस सर्वर पे पड़ा होता है. अगर हमने कोई कंप्यूटेशन करनी होती है, कोई दो नंबर ऐड करने पड़ते हैं, कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, कोई हिसाब किताब करना पड़ता है, तो हम उस सर्वर के सीपीयू को यूज कर रहे होते हैं. तो ये सारा काम होता है बैक एंड डेवलपमेंट. यानी कि वो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. जब जो काम हम उसको उसके अंदर करते हैं वो सारा सर्वर पे रन होता है. अब प्रॉब्लम ये हुई कि अब हमारी वेबसाइट है, कुछ चीज़ें हम यहीं पे कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, यानी अपनी क्लाइंट मशीन की प्रोसेसिंग पावर को यूज करके बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है. तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि अपना जो उसका लोड है अपने सर्वर पे ऐड करें. इट मीन्स कि सर्वर का काम हम अपने क्लाइंट एंड पे करना चाहते हैं, अपने ब्राउजर में करना चाहते हैं, अपनी मशीन के ऊपर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं. जैसे दो नंबर को ऐड करना है, तो हम उस दो नंबर को ऐड करने को सर्वर के ऊपर क्यों भेजें? सर्वर के ऊपर जाएगा, उसके ऊपर मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट आ रही होगी, तो वही लोड बढ़ जाएगा, ठीक है. तो हम बहुत सारा काम क्लाइंट एंड पे कर सकते हैं, और वो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल ने कैलकुलेटर बनाया है. अब एक फॉरेन हाइट का सिंपल सा फार्मूला है, आपको इनपुट देते हैं, वो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि उसका एक फार्मूला है, ये इसके लिखा हुआ है, यानी कि डर गया. ये एक फार्मूला है जिसमें आप यूजर से कौन सी वैल्यू लेते हैं, ये एफ1, और बाकी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है. तो अब ये काम हमें सर्वर से कराने की जरूरत नहीं है. यानी कि ऑफकोर्स ये वेबसाइट जो है, ये वाली दुनिया में ये वेबसाइट है, इसका यूआरएल भी कहीं पे होगा, ये किसी सर्वर पे पड़ी है. जब हम लिखते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है. अब ये काम हम हमारे कंप्यूटर के ऊपर हो सकता है, तो हम इसको सर्वर के ऊपर नहीं लेके जाना चाहते. सो वी कैन डू दिस विद JavaScript. I mean, we can make a calculator that convert a Fahrenheit into Celsius or Celsius into Fahrenheit on our browser, जिसमें हम बैक एंड डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. सो इसी तरह हमारे पास एक कैलकुलेटर है, मतलब हमने दोनों वैल्यू खुद इनपुट करनी है. 78 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, आंसर ये आता है. तो ये जो अब दो नंबर थे 78 और 6, अब ये सर्वर से परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं. यानी कि अगर जावास्क्रिप्ट ना होती तो कैसे होता, हम ये दो वैल्यूज लेते, ये सर्वर पे जाती, यानी कि ऑटोमेटिक हम कोड लिखते जो सर्वर पे सेंड करता, सर्वर वो दोनों वैल्यूज लेता, उनको प्लस करता और फिर भेजता. अब देखो कितना टाइम लग रहा है. दो वैल्यू ले रहे हैं, रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, सर्वर के ऊपर एक थ्रेड क्रिएट होता है जो उसको एंटरटेन करता है हमारी रिक्वेस्ट को, फिर वो उसको ऐड करता है और ऐड करने के बाद दोबारा भेजते हैं. तो इट्स टू मच टाइम टेकिंग, और इवन वी आर मेकिंग आवर सर्वर बिजी. एक छोटा सा काम जो कि हम क्लाइंट मशीन पे कर सकते हैं, तो हमें वो यहीं पे करना चाहिए. सो वी डू दिस ऑल वर्क ऑन विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट. इसी तरह और देखते हैं. जैसे कि ये देखें, यहाँ पे वो कहता है कि प्लीज़ इनपुट अ नंबर बिटवीन 1 to 10, ठीक है. तो हम अगर इसके अलावा कुछ लिखते हैं ना इसके अंदर, जैसे मैं FF लिख रहा हूँ तो ये नॉट वैलिड कहते हैं. अगर मैं इसमें कोई वैलिड नंबर लिखता हूँ तो कहता है इनपुट इज़ ओके. तो ये सारा काम इस किस्म की चेकिंग करना, यानी कि इस तरह और भी एग्जाम्पल्स हमें मिल सकती हैं.
Even you can Google different examples. जैसे कि मोस्टली हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो कहता है कि पासवर्ड शॉर्ट है आपका, ठीक है, या ये कहता है कि पासवर्ड शुड कंटेन अ स्पेशल करैक्टर, या कभी हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो दो तरह के पासवर्ड होते हैं, यानी कि वो कहता है कि पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड आपसे मांग रहा होता है। तो वो सारा काम बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, क्लाइंट साइड पे होता है। ये जावास्क्रिप्ट हम सारे काम कर सकते हैं और इवन वी विल डू दिस ऑल इन दिस कमिंग वीक्स एंड टुडे एज वेल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट basically interesting भी रहेगी, maybe for some guys it will be little bit boring or it's totally up to your choices, but this is very important for website development. Yes, some kind of very quick में थोड़ा बहुत similarities है, basically this use basic programming concepts, लेकिन हम उसको उस तरह नहीं देखेंगे, हम इसकी practical example के साथ करेंगे तो we will have a more clear idea. सर PHP यूनिट में क्या फर्क है? PHP एक backend programming language है and JavaScript is basically programming language है, और अगर हम इसको वैसे देखें तो ये compile time just on compile time programming language है। ये जो Chrome है ना, आपको Google Chrome, this is for those जो एडवांस लेवल की बातें पूछ रहे हैं, अदरवाइज स्टोर की पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता तो इसका जो है ना JavaScript, इसका एक है स्पाइडर मंकी, इसका एक इंजन है, इसके अलावा एक इसका है V8 इंजन, और भी है कुछ। जो V8 इंजन है वो आजकल स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट का, जो क्रोम के अंदर है, जो बेसिकली क्रोम के अंदर जावास्क्रिप्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, इसको रन करने के लिए यूज होता है ना, उसका नाम है V8। V8 क्या हुआ, अब जो क्रोम है ना, गूगल क्रोम, इसका एक ओपन सोर्स भी है, इसको बोलते हैं क्रोमियम। जो यूबंटो के अंदर आप गूगल क्रोम नहीं है, क्योंकि गूगल क्रोम इज क्लोज सोर्स और यूबंटो में सिर्फ वही चीज चलती है जो ओपन सोर्स है, ठीक है। तो उन्होंने इसका एक क्रोमियम वर्जन बनाया क्रोम का, दैट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन एनीवन कैन चेंज द कोड ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक बंदे ने क्या किया, उसने उस क्रोमियम के अंदर से V8 निकाला और उसको अपनी लोकल मशीन पर रन किया, वो रन हो गया, ठीक है। उसने कहा बस काम ही हो गया, ये हमारा एज ए बैकएंड यूज होगा, वो एज ए बैकएंड यूज होता है, यानी वही जावास्क्रिप्ट एज ए बैकएंड यूज होती है, फ्रंट एंड यूज हो रही है, बैकएंड यूज हो रही है। लेकिन बैकएंड, अब फ्रंट एंड के जितना कोड होता है ना, आप जब इंस्पेक्ट में जाते हैं आप देख सकते हैं, बैकएंड का कोड नहीं देख सकते, क्योंकि वो यहाँ पे रन ही नहीं होता, वो सर्वर पे रन होता है, उधर से रिजल्ट्स आते होते हैं, वो कोड आप कभी भी नहीं देख सकते। अच्छा, इसको बड़े सीरियसली और बहुत इंटरेस्ट के साथ और सोच समझ के इसको बैठना है, अपनी इंटेंशन 100% इधर रखनी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से बाहर या इवन के रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए आपकी दिमागी सोच। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम अप विद द राइट क्वेश्चंस, इवन यू कैन आस्क सिली क्वेश्चन एज वेल, बट क्वेश्चन लाजिम पूछने हैं जब भी आपको बात समझ ना आए, ठीक है। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट। सो हियर वी क्रिएट अ फोल्डर, आई नेम इट month 2. So I open this folder. Now I open the what, Visual Code. As usual, I make one HTML file. And here I write some HTML code. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैं टाइटल दे देता हूँ, और यहाँ पे हम एक सिंपल सी हेडिंग डाल देते हैं, टू टेस्ट आवर वेबसाइट,
ठीक है। अब ये बेसिकली मैंने ये कोड जनरेट अगर आपने करना हो, आप ये अंडरस्कोर डालेंगे ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसका हाइफन, ये डाल के ना आप एंटर प्रेस करेंगे तो कोड ऑटोमेटिक आपका बेसिक कोड जनरेट कर देता है। दिस लिटिल बिट इंटेलिजेंट IDE, सो इट रियली हेल्प यू टू जनरेट द बेसिक कोड्स। हाँ जी, नहीं, ये बेसिकली दिस HTML5 पहले मैं आपको नहीं बता रहा था ताकि आप थोड़ा सा खुद लिखा करें चीज़ों को, अदरवाइज इसके और भी बड़े फीचर हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस करके ये ऐड किया ना, तो ये मुझे हिंट दे रहा है कंप्लीशन की। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो इट विल कंप्लीट द कोड। ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट द कोड मैनुअली। जावास्क्रिप्ट, सो here we write a one h1 टेस्ट HTML पेज, इसको ओपन कर लेते हैं ताकि इसको मैं शॉर्ट स्क्रीन ले आता हूँ और ये मेरे पास ब्राउज़र आ गया और ये मेरे पास मेरे HTML का पेज आ गया। अब जावास्क्रिप्ट आप ना दो तरीकों से लिख सकते हैं। तरीका नंबर 1 ये, आप जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तरीका नंबर 2 ये, आप जावास्क्रिप्ट को अपनी बॉडी के बाद यू कैन राइट जावास्क्रिप्ट एनीवेयर इन योर कोड, बट इट्स रिकमेंडेड टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड आफ्टर योर बॉडी। ठीक है, जो डेवलपर्स हैं वो कहते हैं कि राइट जावास्क्रिप्ट आफ्टर बॉडी, इट मीन्स कि वो ये चाहते हैं कि जब आपकी HTML सारी लोड हो जाए तब जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो। ठीक है, ऐसा आप ऊपर लिखेंगे तो पहले रन हो जाएगा, तो इसलिए हमने बॉडी की बात लिखना है। और एक तरीकाकार ये है कि हम अलहदा से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हैं। अभी हम दोनों तरीके करके देखते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ माई जावास्क्रिप्ट .js। अब जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .js। ठीक है, इट मीन दिस इज जावास्क्रिप्ट फाइल। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने बना ली, आई डोंट हैव एनी कोड इन जावास्क्रिप्ट राइट नाउ। अब मैं जावास्क्रिप्ट को लिंक करता हूं, तो लिंक करने का तरीकाकार ये है, आई फॉरगॉट इट, क्या कैसे करते हैं लिंक, एनी हो देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं होता जावास्क्रिप्ट। हाँ, स्क्रिप्ट का कोड नहीं, ये इतना नहीं होता स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट SRC, इसका मतलब है सोर्स। अब जैसे मैंने सोर्स लिखा है तो मुझे बता रहा है कि आपकी इसी फोल्डर में एक फाइल पड़ी है जावास्क्रिप्ट की। बेसिकली दिस इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड बाय VS कोड एंड आई क्लोज द टैग हेयर। इट मीन्स कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल अब यहाँ पे लिंक हो चुकी है। यहाँ पे मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग दे सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन गिव द क्लोजिंग टैग एज वेल। अच्छा, अगर आपने अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी है वो भी बॉडी के बाद लिखनी है। अगर आपने अपनी कोई अलहदा से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, you don't want to mess up the code in this file and you make a separate file your JavaScript, so even you can link that file like this। ठीक है, अच्छा ये तो काम कर लिया। अब JavaScript का सबसे पहला जो टूल हम सीखने जा रहे हैं वो ये है console.log। यहाँ पे मैं कुछ मैसेज लिखता हूँ, this is my JavaScript first log। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इतना से लिखा है console.log। अब मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, लॉग बेसिकली कहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इंस्पेक्ट में जाएंगे ना जब अपने पेज के, तो ये कंसोल है ये, तो अब लॉग्स यहाँ पे देखते होते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, एक मिनट, लिंक हो गई हमारी फाइल। ये
आई थिंक सेल्फ क्लोजिंग टैग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने इसका क्लोजिंग टैग दे दिया। जो हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग में, एक मिनट किधर गया, ये जब भी हमने कोई चीज़ कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे वो हमें कहाँ पे नजर आएगी, यहाँ पे नजर आएगी। और ये बता भी रहा है कि ये किस फाइल से आ रही है। हमारी वेबसाइट की जितनी भी टेस्टिंग होनी है, जितने भी हमने उसके रिजल्ट्स लेने हैं, बैकएंड की चेकिंग करनी है, वो सारे इसी से होने हैं। यानी हम उसको ना अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं कराते, हम लॉग के अंदर चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अगर इवन कि हम इसके ऊपर भी डिस्प्ले करना सीखेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल टूल, लॉगिंग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हेल्प यू टू प्रिंट डेटा इनसाइड दिस लॉग। अच्छा, अभी ना मैं यहाँ पे काम करता हूँ छोटा सा। अभी मैं लिखता हूँ वार a इज इक्वल टू 39, वार b इज इक्वल टू 30, वार सम इज इक्वल टू a प्लस b, और कंसोल डॉट लॉग सम। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं अब इसको मैं रन करता हूँ, पहले रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये मैंने क्या काम किया। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें आउटपुट क्या आ रहा है, 69। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट क्या आ रहा है, 90। मे बी इट्स, ये देखें 90। ठीक है, मैं इसको वैल्यू चेंज करता हूँ 30 और इसको रिफ्रेश करता हूँ 70। इट मीन्स कि अब ये क्या चीज़ है, ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, और ये समझते हैं ये क्या चीज़ है। वार का मतलब है वेरिएबल। क्या मतलब है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या चीज़ होती है, वेरिएबल क्या होता है, एग्जैक्टली ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। हमने कहा कि एक वेरिएबल है, उसका नाम है a। ठीक है, अब उसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, 30। अभी की केस में हम 30 खुद लिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम ये 30 कहाँ से आएगा, इनपुट फॉर्म से आएगा। वो फॉर्म नहीं बनाना सीधा HTML वाला हमने, ये 30 कहाँ से आएगा, उस फॉर्म से आएगा। वो फॉर्म से हम वैल्यूज लेंगे, उनको प्लस करेंगे और डिस्प्ले करा देंगे। बट अभी के लिए हम इसको इतना अंडरस्टैंड करते हैं, हमने कहा var mean a variable, we are making a variable and we store a value in that variable। 30 हमने इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, इस तरह एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसमें एक 40 स्टोर कर दिया, और हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कि a प्लस b। अब जो वैल्यू a में स्टोर होगी, जो वैल्यू b में स्टोर होगी, उनको प्लस करेगा, किस में स्टोर कर देगा, सम में। और हम इस सम को यहाँ पे क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग। और हमें पता है कि कंसोल डॉट लॉग जब करते हैं तो क्या काम करता है, उधर लॉग के अंदर कोई चीज आउटपुट आ जाता है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल थी। अच्छा, अभी के केस में ना ये वैल्यूज मैं खुद डिफाइन कर रहा हूं ये। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज करते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो सम है ना, सम ये ऐसे ना प्रिंट हो। अगर सम, इफ सम बड़ा हो 50 से तो ये प्रिंट हो, एल्स कंसोल डॉट लॉग योर नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 50, कोई भी मैसेज। अब सेमी कॉलन क्या है, सेमी कॉलन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेमी कॉलन आप जब भी कोई एक लाइन एंड होती है सेमी कॉलन लगाते हैं, और अगर आप ये सेमी कॉलन मिस कर देना, एक ये सेमी कॉलन मिस हो गया आपसे, आपका कोई कोड नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स बनाए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 30 प्लस 40, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, हमने इसको थोड़ा स्टेप्स में कर दिया। अब क्या होगा, ये दो नंबर्स, अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये मेरी हार्ड कोड वैल्यूज हैं। इनको क्या बोलते हैं, हार्ड कोड। मैंने खुद लिख दी हैं, बट वी कैन टेक दीज वैल्यूज फ्रॉम यूजर एज वेल, बिकॉज हमने HTML के अंदर फॉर्म्स बनाने आते हैं हमें। अगर हम फॉर्म्स को देखें ना, ये हमने बनाया है ना, सब ने ये वाले फॉर्म बनाया है ना हमने। यहाँ पे हम लेंगे 30, यहाँ पे लेंगे 50। ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट को कहेंगे ये दो वैल्यूज लो और जो भी आंसर आता है उनको यहाँ पे आउटपुट ले आओ इनका। लेकिन ये काम अभी थोड़ी देर बात करेंगे। उससे पहले ये हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास हार्ड कोडेड है वैल्यूज, हमने खुद डिफाइन कर दी हैं, और हम कहते हैं कि अगर वैल्यूज 50 से बड़ी हो तो ये आउटपुट आए, अगर वैल्यूज 50 से छोटी हो तो ये आउटपुट आए। ठीक है, तो लेट्स सी द आउटपुट।
रिफ्रेश करते हैं 70 आ रहा है, 50 से बड़ा था तो 70 आ रहा है। जैसे मैं वैल्यू छोटी करता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें योर नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 50। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज लिखी खुद से, ठीक है, इवन वी कैन टेक दीज वैल्यूज फ्रॉम यूजर, जैसे मैंने आपको बताया, और हमने दोनों वैल्यूज को सम किया और किसी एक थर्ड बॉक्स में रख दिया, यानी कि बेसिकली यू कैन कंसीडर देम एज अ बॉक्स। हमारे पास एक बॉक्स है जिसका नाम क्या है A, हम उस बॉक्स में क्या रख रहे हैं 30। हमारे पास एक और बॉक्स है जिसका नाम क्या है B, हम उसमें क्या रख रहे हैं 3। हमारे पास हमने एक और बॉक्स बनाया, अब बॉक्स बनाने के लिए उसके साथ लिखना पड़ता है var मीन यू कैन कंसीडर इट बॉक्स, ये var नहीं है, ये बॉक्स है, ठीक है। हमने एक बॉक्स बनाया, अब उसका नाम क्या दिया हमने सम, और हमने कहा कि जो बॉक्स A में पड़ा है और जो बॉक्स B में पड़ा है उन दोनों को क्या करो प्लस करो। सो प्लस बेसिकली इज ऑपरेटर, क्या है ये हमारे पास ऑपरेटर, दिस प्लस इज परफॉर्मिंग एक्शन ऑन दिस एंड दिस बॉक्स, ठीक है। अब ये दोनों बॉक्सेस में जो वैल्यूज पड़ी होंगी उनको क्या करेगा सम, और किस बॉक्स में स्टोर कर देगा 50 में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, हम कह रहे हैं कि अगर इफ क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ इफ यू विल नॉट कम आई विल नॉट गिव यू सर्टिफिकेट, इफ क्या है कम, हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ यू विल कम रेगुलरली आई विल गिव यू सर्टिफिकेट, इफ यू टेक लेक्चर रेगुलरली यू विल अर्न अ बैज, ठीक है। सो बेसिकली हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ, अगर, उर्दू में अगर, इंग्लिश में सिमिलरली वी आर एडिंग इफ कंडीशन, अगर। अब उसका एक अपना तरीकाकार है, जो कुछ रूल्स उन्होंने डिफाइन किए हैं कि आपने इफ ऐसे लगानी, हम लिख रहे हैं इफ अगर सम, यानी इस बॉक्स में जो वैल्यू स्टोर है अगर वो बड़ी है किससे 50 से, तो ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड द बॉडी, ये क्या है हमारे पास बॉडी। हम कह रहे हैं कि अगर वैल्यू 50 से बड़ी है, कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये चलाओ, एल्स वरना ये कोड चला दो। सो दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, वी आर मेकिंग अ डिसीजन ऑन वैल्यू स्टोर्ड इन दिस बॉक्स, ठीक है। सो इस तरह हम बहुत सारे डिसीजन मेक कर सकते हैं, अपनी आगे कैलकुलेटर बनाएंगे और कुछ बिजनेस एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। सो इन दैट एप्लीकेशन वी विल यूज सम डिसीजन मेकिंग, हम कुछ वैल्यूज की बेस पर डिसीजन लेंगे अगर वैल्यू बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैं कहूँगा कि अगर यूजर ने पासवर्ड एंटर किया है और पासवर्ड 3 से छोटा है तो हम कहेंगे कि आपका पासवर्ड वैलिड नहीं है भाई, आप पासवर्ड 3 लेटर से बड़ा एंटर करेंगे। सो दैट टाइम वी नीड टू मेक सम टाइप ऑफ डिसीजंस, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये इफ कंडीशन इसको हम बोलते हैं, इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं हम, इसको कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स यू कैन चूज। अच्छा, लेट्स मेक इट लिटिल बिट डिफरेंट। अच्छा, अब हम यही काम किससे करते हैं, अपने HTML में करते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आवर जावास्क्रिप्ट इन सेपरेट फाइल वी राइट आवर जावास्क्रिप्ट हेयर। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट अपने HTML में लिख रहे हैं तो जस्ट आपने 2 स्क्रिप्ट के टैग्स लगाने हैं, ठीक है। सो इन दीज सेपरेट स्क्रिप्ट टैग्स, अगर मैं सारे कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो यू विल सी द सेम इफेक्ट। अगर मैं अपनी वेबसाइट को दोबारा रन करूं तो दिस इज द सेम इफेक्ट वी आर गेटिंग। It means कि if you write your JavaScript after the body inside your HTML page, or if you write the HTML in JavaScript in a separate file, it's totally fine. हम separate इसलिए बनाते हैं कि we want to make things simple. We don't want to mess up in a single file. So that's why we make a separate file for everything. Okay. So this was a little bit introduction to the JavaScript and how it works. Okay. So next important thing we really need to learn. यहाँ पे हम बॉडी में क्या लिखते हैं, अपने बॉडी में क्या लिखते हैं, वी राइट डिफरेंट टैग्स, जैसे हेडिंग का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, टेबल का टैग है, फॉर्म का टैग है, स्पैन का टैग है, डिव का टैग है, हम ये चीजें लिखते हैं ना। अच्छा, अभी हमारे पास जो टैग्स है ना, हम उसके ऊपर क्या लगाते थे, क्लास बनाते थे, यही थी ना, हम लिखते थे क्लास और कोई ना कोई क्लास का नाम लिख देते थे। और इफ़ वी हैड मल्टीपल क्लासेस तो हम मल्टीपल क्लासेस को जस्ट स्पेस से सेपरेट करते थे। जैसे कि हम मल्टीपल क्लासेस कैसे कॉल करते थे, हम लिखते थे कॉल MD12, कॉल SM
12, call 12. So it means we are calling multiple classes on a one h1, यानी h1 के ऊपर multiple classes. Even this is not valid. We cannot call these classes on h1. But I just want to let you know okay how we do call multiple classes on a single tag. अब ये क्लास क्या है? Basically this is called attribute. ये क्या है? Attribute है. It's property of heading. So it's property of basically all the tags. There is another attribute called id. ठीक है, एक और एट्रीब्यूट होता है जो आईडी होता है, और हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं विदाउट स्पेस. यानी मैं इसको कहता हूँ ABC. अब ये आईडी क्या होती है? आपकी आईडी क्या है? देयर इज आईडी नंबर, शिनाख्ती कार्ड नंबर आपका आईडी है. मेरा एक शिनाख्ती कार्ड नंबर है. हर बंदे का डिफरेंट यूनिक है ना शिनाख्ती कार्ड नंबर. क्या कभी दो बंदों का शिनाख्ती कार्ड नंबर सेम हो सकता है? नहीं. इसी तरह थंब भी सबका डिफरेंट है, यूनिक है. जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना तो हम अपने टैग्स को, अब देखो ना हमारे वेबसाइट के अंदर h1 बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना. तो अपने टैग्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनके ऊपर एक एट्रीब्यूट होता है आईडी का, ये लगाते हैं. वो इसलिए लगाते हैं ताकि हम हर टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. अगर हम इसके ऊपर कोई जावास्क्रिप्ट लगाना चाहें तो हम इस आईडी की मदद से लगाएं, क्योंकि क्लासेस सेम हो सकती हैं, आईडी सेम नहीं हो सकती. यानी कि आप इसके ऊपर भी एक लगाते हैं, एक क्लास लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल. बेसिकली ये क्या करें हम इस हेडिंग h1 है या h2 है और इनके ऊपर दो क्लासेस, यानी कि एक क्लास ये कॉल करें ये भी कॉल करें. ठीक है, अगर हम इन टैग्स को इसकी बेस पे जावास्क्रिप्ट में कॉल करें ना तो देयर कैन बी मल्टीपल हेडिंग्स इन आवर वेबसाइट. ऐसा हो सकता है ना कि हम मल्टीपल हेडिंग्स हो हमारी वेबसाइट में. और अगर हम क्लास की बेस पे इन टैग्स को कॉल करें तो इट्स पॉसिबल कि हमारी एक क्लास मल्टीपल टैग के ऊपर कॉल हो रही हो. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव समथिंग कॉल्ड आईडी. लाइक इफ आई मेक वन मोर हेडिंग तो इसके ऊपर मैं आईडी लगा सकता हूँ ABC. अब अगर मैंने इसको ABC आईडी दे दी है ना, अब मैं किसी और को ABC नहीं दे सकता. अगर दूंगा तो इट विल नॉट वर्क. इट मीन्स इन आवर HTML we have one attribute that we can apply on any HTML tag, that is ID, that is used to uniquely identify any tag. It means that we have an ID attribute that is used to identify every tag in our HTML. ठीक है, अब जब भी हम किसी एक टैग के ऊपर जावास्क्रिप्ट लगाना चाहेंगे तो that tag should have ID. So you can imagine it's compulsory to have an ID on that tag. ठीक है, यानी कि अभी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ. इसकी आईडी क्या है? ABC. अब मैं यहाँ पे इसको ना, इसका जो टेक्स्ट है ना मैं ये चेंज करना चाहता हूँ. अभी आप देखना इसमें क्या है, वन मोर हेडिंग. अब मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए इसको चेंज करूँगा. आप देखना ज़रा, मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID. ये एक फंक्शन है और यहाँ पे मैं इसकी लिखूँगा ID ABC. मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ओए डॉक्यूमेंट भाई गेट एलिमेंट बाय ID, मुझे अपने अंदर से वो एलिमेंट गेट कर दो जिसकी ID मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँगा. ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID. और क्या करो, उसके इनर HTML में चेंज करो. उसके इनर HTML में क्या करो, चेंज. अब उसका टेक्स्ट कर दो Why you changed my text. ठीक है, ऐसे कर दो. अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हालांकि हमने लिखा है वन मोर हेडिंग और जावास्क्रिप्ट को हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID. इस डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट गेट करो किसके जरिए, ID के जरिए. इवन यू कैन गेट एलिमेंट बाय टैग, इवन यू कैन गेट एलिमेंट बाय क्लास, बट आई रिकमेंड यू टू गेट एलिमेंट बाय ID. बिकॉज कंफ्लिक्ट नहीं आएगा, बिकॉज आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर टैग को.
और हम कह रहे हैं कि अब जब भी ये स्टैंडर्ड है, जब भी आप जावास्क्रिप्ट के जरिए अपने किसी टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट चेंज करना चाहेंगे तो उसका ये तरीका है। और ये हम बहुत दफा करेंगे, यानी हम 2 नंबर को जमा करेंगे ना, जमा करके फिर रिजल्ट डिस्प्ले कराना होगा वापस, हम इस तरह करेंगे। वो कैसे आप देखना, हम कह रहे हैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी abc डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल ये बिल्ट इन है, ये क्या करेगा, और इसको जो टैग्स हम प्रोवाइड करेंगे ये वो उसका टैग्स वो कर देगा। अब ये आप देखना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखें, हालांकि हमने तो ये लिखा था बट आउटपुट में कौन सा आ रहा है, ये, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने इसको चेंज किया है। अभी हम जावास्क्रिप्ट को ना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, यानी कि फ्यूचर में जब हम चाहेंगे उस वक्त ये कोड चलेगा। अभी तो जैसे रीलोड होता है चल रहा है ना ये, ठीक है ना, लेकिन इन फ्यूचर वी विल रिस्ट्रिक्ट इट। हम कहेंगे कि जब हम चाहेंगे ये कोड चलेगा। अच्छा, यहां तक बात समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? अब हम एक इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने जा रहे हैं। जब हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे ना तो ये टेक्स्ट उसका चेंज हो जाएगा। हाँ जी, नहीं इसकी वहाँ मैंने कुछ नहीं है, सारा काम हमारा लोकली चेंज होता है, ब्राउज़र के अंदर होता है सारा काम। तो बट इन फ्यूचर मे बी आवर थर्ड lecture, fourth lecture, we will have jQuery. So for that we will need to link our HTML page with some CDN, Content Delivery Network. You can download the jQuery file and you can link online as well. But for JavaScript no need to download or link anything because it work inside the browser. मतलब ये जितना काम हो रहा है ना ब्राउजर खुद कर रहा है। Basically there is a engine in your browser. एक आपके ब्राउजर के अंदर एक इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट को चलाता है, ठीक है ना, तो वो ये सारा काम खुद कर रहा है। अच्छा, अब मैं ना ये कोड लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, तो जैसे ही ये कोड रन होता है ना, पहले ये लाइन रन होती है, ये होते 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 जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये वाला कोड रन होता है, तो ये आउटपुट आ जाती है। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में होते हैं फंक्शन। अभी ये बात समझने वाली है। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है अ पीस ऑफ कोड। फंक्शन क्या है? पीस ऑफ कोड। हम उसको जब चाहें जितनी दफा चाहें कॉल कर सकते हैं। यानी कि हमने लिखा, अब फंक्शन जो है वो एक कीवर्ड है। ये फंक्शन जो क्या है? एक कीवर्ड। कीवर्ड मीन दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जितना भी ब्लू लेटर आप नजर आ रहे हैं, ब्लू लेटर ये वाले, ये डिफाइंड है। ये जो नहीं लिखा है ना मैंने, इट्स नेम ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है। ये आप कोई भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम जमा कर रहे होंगे तो हम इसका नाम कुछ इस तरह लिखेंगे, जमा करने का फंक्शन। इवन यू कैन राइट सम, ठीक है, एनी नेम यू वांट। हम लिख रहे हैं फंक्शन और लेक, और इसके अंदर मैंने अपना कोड इनक्लोज कर दिया। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, उस वक्त ये कोड चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको कॉल करते हैं यहां पे। अब एक चीज होती है इवेंट। क्या होता है? इवेंट। इवेंट क्या होता है? शादी का इवेंट नहीं, बर्थडे वाला भी नहीं, वेलकम पार्टी वाला भी नहीं। इसके अलावा इवेंट क्या होता है? अच्छा, अब इवेंट की डेफिनेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी एक्टिविटी यूजर परफॉर्म करता है उसको एक इवेंट कहते हैं। कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाके, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके यूजर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उससे क्या कहते हैं? इवेंट। अब एक्टिविटीज कुछ मैं बता देता हूं कौन कौन सी हो सकती है। माउस का क्लिक करना क्या है? इवेंट है। माउस के जरिए हम डबल क्लिक करते हैं, ये एक इवेंट है। माउस को हम किसी चीज के ऊपर लेके जाते हैं, एक इवेंट है। माउस को हम उससे बाहर लेके आते हैं, इवेंट है। वेबसाइट लोड होती है, एक इवेंट है। वेबसाइट क्लोज होती है, एक इवेंट है। ये सारे इवेंट है। अब हम यहाँ पे एक इवेंट लगाएंगे और उस इवेंट के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि जब अब इसको ना आपने
जस्ट समझने की कोशिश करनी है। रिफ्रेश किया इसको, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखिए टेक्स्ट चेंज हो गया। सी इट अगेन। मैं यहाँ पे अभी आपको बता देता हूँ, मैंने एक फंक्शन लिखा ये, और इसमें वही कोड है जो पहले मैंने लिखा हुआ था। मैंने अब वो कोड इस फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। जब इस फंक्शन के अंदर कोड इनक्लोज हो गया तो अब ये कोड उस वक्त चलेगा जब इस फंक्शन को हम किसी एक इवेंट के ऊपर कॉल करेंगे। अब हम कह रहे हैं ये एक हेडिंग है, जब हेडिंग के ऊपर क्या हो, ऑन क्लिक हो, तो क्या हो, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। और इस फंक्शन में हम क्या करें, ये काम करें। यू कैन सी जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये कॉल होता है। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक और फंक्शन लिखता हूं, एक और फंक्शन लिखता हूं, और ये कोड मैं कॉपी करता हूं, और इस फंक्शन की एक और कॉपी बनाते हैं, और इसको हम ये भी पढ़ा रहे। खैर अब दो फंक्शन है, एक का नाम ABC, एक का नाम XYZ है। अब हम करते हैं यहाँ पे इसको कॉल। अब इसके ना ये फंक्शन बिल्ट इन है, मैं खुद नहीं बनाए हुए। ऑन माउस, ये आपको ना हिंट आ रहे हैं, ये आपको जो VS कोड है ना, ये आपको हिंट देता है। मैंने ऑन माउस लिखा ना, अब ये देखो माउस एंटर, मैं कहता हूँ जब माउस एंटर हो तो ABC वाला फंक्शन कॉल हो, ठीक है। ऑन माउस लीव, जब माउस लीव करें तो XYZ वाला फंक्शन कॉल हो, ठीक है। अब इस वेबसाइट को अपनी को टेस्ट करते हैं। ये अब जैसे माउस ऊपर लेके जाऊंगा ना मैं, नॉट ऑन, ओके ओके ओके, माउस एंटर नहीं है, ऑन माउस हॉवर है। ओके इट्स फाइनली इट्स वर्किंग। अब ना मैंने तीन फंक्शन लिखे हैं ये वाले, 1 2 3। मैं कहता हूँ कि जब हेडिंग 1 के ऊपर ऑन क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो, जब उसी हेडिंग 1 के ऊपर माउस जाए तो ये वाला फंक्शन कॉल हो, और जब उस हेडिंग से माउस लीव हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो। ये तीन फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ और उनको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इन्होंने करना क्या है, अल्टीमेटली जाके उस टैग जिसकी आईडी ABC है उसके इनर HTML में क्या करनी है, जाके चेंजिंग करनी है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ ये देखना, कम इन, जैसे बाहर लेके आता हूँ गेट लॉस, ठीक है। इट्स वेरी सिली मैसेज बाय द वे, लेट मी चेंज। बेसिकली वो अल्फाज चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो टेक्स्ट चेंज हो जाता है, जैसे कर्सर आउट करता हूँ टेक्स्ट चेंज होता है, जब क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो बेसिकली एक्चुअली जो समझने वाली बात है, फंक्शन इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि हमने कैसे लिखना है। आपने फंक्शन जब भी बनाना होगा ऐसे बनाएंगे,
बट नेम इट डिफरेंटली, आप उसका डिफरेंट नाम लिखेंगे, जैसे लाइक है ABCXYZ है, आप इनकी मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल मीन्स क्या आप इसका दे सकते हैं, ऑन माउस, एंटर ऑन माउसली, वट एवर। तो एक्चुअली जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम इस तरह किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी के जरिए गेट करके उसके इनर HTML में चेंज कर सकते हैं। इवन वी कैन चेंज द स्टाइल, यानी हम CSS में भी चेंजेस कर सकते हैं। अब CSS में चेंजेस करनी है तो वैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, और मैं कहता हूं कि जब माउस एंटर और लीव हो तो इसका कलर क्या हो जाए, येलो, और रिफ्रेश। ठीक है, कोई भी स्टाइलिंग, पैडिंग हो, हर चीज डॉट स्टाइल करके ना, आइए उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है आपने, जो हम हाँ नहीं अभी मैंने नहीं बनाई हुई। असल में ये कर क्या रहा है, उसके अंदर ऐड कर देते स्टाइल। अगर आप इसका जावास्क्रिप्ट देखें ना जाके HTML, ये है ना, और इसके इंस्पेक्ट में जाए ना, ये देखो उसके स्टाइल के अंदर बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऐड करा रहा है। अब यहाँ पे आप चेंजेस देखना, असल में ना ये देखो वो जावास्क्रिप्ट ऐड होती है। ये बैकग्राउंड कलर रेड है ना, अभी असल इस व्यू में ना वो कर्सर काम नहीं कर रहा मेरा। ये देखो बैकग्राउंड रेड ऐड हुआ है। जब इसका दूसरा फंक्शन कॉल होगा तो इसको मिटा के वो वाला सीधे अंदर ऐड कर देगा। वही ना, फाइल होगी उसमें जो दिया होगा। फाइल तो नहीं है अभी भी। असल में जावास्क्रिप्ट कर क्या रही है, इसकी आप फंक्शनैलिटी देखें ना, ये HTML के उस टैग के अंदर खुद स्टाइल का टैग लगा के ना अंदर लगा देती है खुद। ये जब हम इसको लिखते हैं ना, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड लिख रहे हैं या स्टाइल डॉट कलर लिख रहे हैं, तो ये क्या करती है, इस आईडी से उस टैग को पकड़ती है, उसके अंदर खुद स्टाइल का टैग लिखती है और उसके अंदर जाके ये बैकग्राउंड वाला लगा, ये टैक्स लिख देती है। आपको ये फिजिकली यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, हालांकि हमने तो नहीं लिखा हुआ, ये जावास्क्रिप्ट खुद लिख रही है, वो इसकी मदद से लिख रही है, स्टाइल डॉट की वजह से। इसी तरह आप कोई भी, असल में टोटली 3 चीजें हैं, टोटली 3 चीजें हैं। ये डॉट इनर HTML से कंटेंट्स चेंज कर सकते हैं, डॉट स्टाइल से CSS चेंज कर सकते हैं, और एक फंक्शन होता है डॉट वैल्यू, उसमें से आप इनपुट ले सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम वो काम करने जा रहे हैं। ये मैं सारे फंक्शन मिटा देता हूँ अभी के लिए, और एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं 2 नंबर्स को ऐड करने वाला। ठीक है ना, फॉर्म एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट टेक्स्ट कर लेते हैं, और एंड पे हम ऐड कर देते हैं BR, एंटर सेकंड नंबर, और एंटर कर देते हैं BR, और एक बटन लगा देते हैं हम, इनपुट बटन और वैल्यू बटन। जो वैल्यू हम लिखते हैं ना, ये इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है बटन। अगर मैं इस वैल्यू को कर दूँ ना कैलकुलेट, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे 2 वैल्यू तो एंटर करेंगे, यहाँ पे और एक यहाँ पे। जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हम हेडिंग लगाते हैं H1, तो उसके अंदर हम आउटपुट देखेंगे। ठीक है, आउटपुट, और इसकी हम आईडी दे देते हैं एक, क्योंकि हमने डॉट इनर HTML करके इसको इसके अंदर डिस्प्ले करें, आउटपुट हेडिंग। इसकी कोई भी आईडी दे सकते हैं। अब ये आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है, अगर हम इसको मिटा भी दें तो इट्स टोटली फाइन। एक्चुअल में तो ये एग्जिस्ट कर रही है, अगर आप इसकी सेटिंग इंस्पेक्ट में जाके देखें तो हेडिंग लगी हुई है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको पॉपुलेट कर देता हूँ।
अच्छा, अब हमने इनसे वैल्यू लेनी है तो इनकी भी आईडीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सिर्फ आईडीज़ की मदद से हम काम कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि वैल्यू 1 और इसकी आईडी हम दे देते हैं वैल्यू 2, ठीक है। और हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन कैलकुलेट के नाम से, और ये एक फंक्शन है। और हम इसको कहते हैं कि जब हम बटन के ऊपर क्या करेंगे, ऑन क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है क्या हुआ है? यहाँ तक सिर्फ मैंने ये किया है, ये सिंपल फॉर्म है, इनकी मैंने आईडीज़ लगाई हैं, क्योंकि इस आईडी की मदद से जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा ना वो मैं ले लूँगा, और इसी तरह मैं इससे भी वैल्यू ले लूँगा, और जब वो बटन के ऊपर ऑन क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल करूँगा, और इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, इस आईडी की मदद से इस हेडिंग के अंदर आउटपुट डिस्प्ले करा दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है, वैल्यू 1, वैल्यू 1 डॉट वैल्यू। मैंने कहा था ना 3 फंक्शन है, डॉट इनर एचटीएमएल, डॉट स्टाइल, डॉट वैल्यू, ये 3 फंक्शन है टोटल। अब इस वैल्यू को मुझे ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, यानी किसी बॉक्स में स्टोर कर लेना है अभी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ, और जो दूसरा नंबर होगा उसको भी स्टोर कर लेते हैं हम, जो ये है, ठीक है ना, वैल्यू 2 वाला। अब हम इनको सम करते हैं, b प्लस सी, और हम अब क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले कर देते हैं, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू सम, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको पहले चलाते हैं, पहले आउटपुट देखते हैं, फिर समझते हैं। अब इसका आउटपुट गलत आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 33 और यहाँ पे 422, कैलकुलेट क्लिक करता हूँ, ये फंक्शन नहीं है असल में, ये है, सिर्फ वैल्यू लिखना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा 4 और 3, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 55 44, कैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, जमा नहीं कर रहा है इनको ना। अच्छा, पहले इस कोड को समझते हैं कि हो क्या रहा है। लेट मी टेक सिप ऑफ वाटर। अब इस कोड को समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कोड। ये फॉर्म सबको बनाना आता है HTML के अंदर, सबको आता है ना। आज हमने कुछ नई चीजें इसमें ऐड की है। हमने कहा है कि जो इनपुट फील्ड है ना, ये वाला, इसमें हमने एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया आईडी के नाम से, और इसको हमने आईडी क्या दे दी है, वैल्यू 1। कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, आप इसका नाम ABC, XYZ, UT, पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉमसेट, UMT, US। आईडी ना दें तो, आईडी नहीं देंगे ना तो हम इस इनपुट बॉक्स को इधर एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि देखो ना, मैं डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी कह रहा हूं, और जिसकी आईडी कह रहा हूं डॉट वैल्यू कर रहा हूं, मतलब ये फील्ड है, हमें पता है इनपुट बॉक्स है, डॉट वैल्यू करने से उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी ना वो उठा के किसमें डाल देगा, बी में। इसी तरह ये लाइन चलेगी तो जो वैल्यू इस वाली आईडी में पड़ी होगी ना यहाँ पे, वो क्या ऐड कर देगा, सी में, ठीक है। अब इन दोनों को हम जमा कर लेंगे, और जमा होने के बाद रिजल्ट स्टोर कर देंगे सम में। और ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को बाय आईडी गेट करके उसके इनर एचटीएमएल में कैसे चीज डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन अभी जमा नहीं कर रहा, दोनों को क्या करें, कैलकुलेट, इसको बोलते हैं कैलकुलेट करना, दोनों को जोड़ देना, कैलकुलेशन नहीं हो रही। उसका मसला ये है, जब हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करके डॉट वैल्यू करते हैं ना, तो जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो आती है टेक्स्ट। क्या आता है, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जमा नहीं हो सकता, टेक्स्ट को किसी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट को जब भी जमा करेंगे ना वो इकट्ठा कर देगा, जमा नहीं करेगा। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन है, ठीक है, उसका नाम है
पार्स इंट। किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने नंबर में कन्वर्ट करना हो तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, अभी हम इसको पहले चला के चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यस, इट्स वर्किंग। ठीक है, आप कोई भी नंबर आप 2 लिखेंगे ना यहाँ पे, यानी कि 55 66 कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेशन दे देगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखते हैं। ये तो फॉर्म आप ऑलरेडी बनाते थे। ये क्या है, ये है। ठीक है, इसको ना मैं नीचे वाली लाइन पे ले आता हूँ ताकि आपको समझ आए। इसमें ना एक एक्सटेंशन है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटर, तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देती है मेरे डॉक्यूमेंट को। अच्छा, अब ये एक है, अभी तक ये जो कोड है ना, अभी तक ये जो आपने सामने नजर आ रहा है फॉर्म, ये तो सिंपल HTML का फॉर्म है। पहले हम यहाँ पे कुछ लिखते थे, कैलकुलेट पे क्लिक करते थे तो कैलकुलेशन नहीं होती थी। अब जब हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो हमने लिखा हुआ है कि जब इस बटन के ऊपर ये देखो क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, कैलकुलेट। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसकी लाइन एग्जीक्यूट होनी, सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। अब इसमें क्या होगा, हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि HTML के डॉक्यूमेंट से एलिमेंट को आईडी से गेट करो, और आईडी उसकी क्या है, वैल्यू 1। अब वैल्यू 1 किसकी आईडी है, इसकी, यानी कि इसकी आईडी क्या है, वैल्यू 1। ठीक है, अब इसके अंदर जो डॉट वैल्यू लिख रहे हैं इससे मुराद है जो इसमें वैल्यू पड़ी है वो आप ले लो और उसको किस में स्टोर कर दो, आप एक बॉक्स में जिसका नाम B है। अब बॉक्स में इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं ये काम इधर करता ना, ये काम आप डायरेक्ट इधर भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता। ठीक है, इट विल बी लिटिल बिट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स वाई पहले मैं उनको सिंपल बॉक्सेस में छोटे छोटे डब्बों में रख रहा हूँ, फिर मैं उनको जमा करूँगा तो आसानी होगी। ठीक है, अच्छा, फिर जो वैल्यू हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखी हुई है 66, अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना तो 66 केस में स्टोर हो जाएगा B में। इसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होनी है, ये। अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वैल्यू 2 में किसकी आईडी है, इस बॉक्स की आईडी है। इसमें क्या स्टोर है, 333 डॉट वैल्यू करने से क्या होगा, वो 33 उठ के स्टोर हो जाएगा किसमें, C में। अभी तक B और C दोनों क्या है, टेक्स्ट है। क्या है, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जमा नहीं हो सकता, हम उनको ऐड नहीं कर सकते, हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या कोई मैथमेटिकल फंक्शन लगाने के लिए हमें उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर में। जावास्क्रिप्ट ये कहती है कि भाई आप परेशान ना हो, आपने अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये एक फंक्शन है जिसका नाम है पार्स इंट। हम इस फंक्शन को लिखते हैं और इसकी इन ब्रैकेट्स के दरमियान लिखते हैं जिसको हमने कन्वर्ट करना होता है, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नंबर में। इसी तरह C को भी कन्वर्ट करेगा नंबर में। जब ये दोनों नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, जमा, और उसका रिजल्ट किस में हो जाएगा, इसमें स्टोर। अब यहाँ पे हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में से उस एलिमेंट को सेलेक्ट करके लाओ जिसकी आईडी ये है, अब वो आईडी इसकी है, और उसके इनर HTML में जाके जो आपके सम में स्टोर है, जो इस बॉक्स में पड़ा है, वो डिस्प्ले करा दो, तो वो हो जाता है। तो जब ये फंक्शन कॉल होता है तो बिहाइंड द सीन ये होता है। अब अगर हम ये ABC ना बनाते, ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी आप देखना, ये मैंने उठाया, इधर लिखा, ये मैंने उठाया, इधर लिखा, और ये मिटा दिया, तो इट इज़ वर्किंग। बट दिस विल इवन कि मैं इस पूरे को उठा के ना यहाँ पे मिटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, इट्स फाइन, नो नीड टू मेक बॉक्सेस। ठीक है ना, होप इट विल वर्क, इट्स वर्किंग। ठीक है, बट इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। सो दैट्स वाई सॉल्व योर प्रॉब्लम इन स्टेप्स।
जैसे एक्चुअल में आप करते हैं क्या होता है, मैथ में दो नंबर को ऐड करना क्या होता है, पहले हम एक नंबर लिखते हैं, एक नंबर इसमें आया, दूसरा नंबर लिखते हैं, क्योंकि आप इंसान है इंटेलिजेंट, तो आपको पता है कि ये नंबर है तो उनको ऐड ही करना है, बट कंप्यूटर इज वेरी डफर मशीन, सो यू डोंट नो कि क्या करना है, मतलब इसको नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको खुद बताना पड़ेगा कि भाई इनको जमा करना है तो इनको पहले नंबर में कन्वर्ट करो। इंट क्या है, इंटीजर, इंटीजर मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स को कहते हैं, ऐसे नंबर जिनमें इशारिया नहीं आता, अगर हम इशारिया होता तो ये कभी भी जमा नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इसमें इशारिया भी आए, जमा हो, तो इंट की जगह सिर्फ आप लिख देंगे फ्लोट, ये अब हाँ फ्लोटिंग वो नंबर होते हैं जिनमें इशारिया भी आ सकता है। अब मैं इसको 44.5 करता हूं, एक मिनट, तो ये अब नंबर्स इनको भी हैंडल, जब यहाँ पे इंट था ना, इंट INT था, तो फिर जो इंट नंबर्स होते हैं वो इशारिया को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और जो इशारिया को भी आपने इंक्लूड करना हो तो आप उसके लिए क्या लिखते हैं, फ्लोट, यानी फॉर एग्जाम्पल आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें आपने प्रोडक्ट्स के आइटम्स स्टोर करने हैं। अब आइटम इशारियों में तो नहीं होते ना, 5 आइटम है, 6 आइटम है, 10 आइटम है, भाई आप वेबसाइट बना रहे हैं मोबाइल्स के लिए, तो आप चाहते हैं कि मोबाइल्स की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो उसके लिए आपको इशारियों में तो नहीं रखनी है स्टोर, तो उसके लिए इंटीजर फाइन। अगर आपको कुछ पैसों के हिसाब किताब रखना है तो पैसों के लिए आपको पता है कि इशारिया तक की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्या पता आप 1 लाख वैल्यू उसको जमा कर रहे हो और वो इशारिया वैल्यू में 8 साल 50,000 बन गए, तो इसलिए आप इशारिया को इग्नोर नहीं करते, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला कन्वर्टर बनाएं, तो मेरे ख्याल में बना लेना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब ये आपका टास्क है, अब ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपने सेम डिजाइन के साथ गूगल का जो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्टर है वो बना देना है कल लेक्चर तक, ठीक है ना। ये उसका डिजाइन है, ये वाला, यानी कि हम यहाँ पे एक एंटर करेंगे और उसका जो, अच्छा अब ये लाइव अपडेट हो रहा है, ये देखो हम भी लाइव करके देखते हैं, यही फंक्शन है, ठीक है। मैं इसको ऑन क्लिक पे नहीं परफॉर्म करता, मैं कहता हूँ कि जब ऑन की अप हो, की अप से क्या मुराद है, कीबोर्ड की, ठीक है। अभी आप देखना हमारे कैलकुलेटर में एक मैजिक ऐड होने वाला है, ये देखिए अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, जैसे मेरे नंबर कंप्लीट होंगे, एक मिनट यार, ऑन की डाउन, एक मिनट, ये भी नहीं कर रहा, ओ अच्छा सॉरी, इसको हमने इस पे कॉल नहीं करना ना, हमने इस फंक्शन को कॉल करना है इन के ऊपर, क्योंकि की तो इन के अंदर प्रेस हो रही है ना, कीबोर्ड जब लिख रहे हैं तो की तो इन के अंदर प्रेस हो रही है, हम कह रहे हैं ऑन की अप, तो ये फंक्शन कॉल कर लो, और जब इसके अंदर भी ऑन की अप हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, तो अब आप देखना लाइव कैलकुलेटर बन जाएगा। 44 है, अब NN लिखा हुआ है क्योंकि दूसरा खाली है, जैसे मैं इसमें लिखूंगा तो ये देखें कैलकुलेशन लाइव हो रही है हमारी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, यही फंक्शन हमने इधर कॉल कर लिया, और जब हम इनमें लिख रहे हैं तो ये इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं, ऑन की अप, ऑन की डाउन, तो लाइव हमारे पास कैलकुलेशन हो रही है, यानी 10 20 20 30, ठीक है। तो डोंट नीड टू प्रेस दिस बटन, तो बेसिकली ये भी यहाँ पे यही काम हो रहा है, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू स्मार्टली यूज द इवेंट्स। हाँ, इवेंट्स की लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ, वो बेसिकली W3 स्कूल के ऊपर है, W3 स्कूल जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, ये ले जी, अगर हम इनपुट टैक्स की जगह इनपुट नंबर लिखेंगे,
इनपुट टेक्स्ट की जगह, सॉरी टेक्स्ट के अलावा नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, फिर भी आपको टेक्स्ट ही आएगा इनपुट। फास्ट तब भी करना पड़ेगा। हाँ आई थिंक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर बट करना पड़ेगा। पार्ट आपने पीएस में आपने सम का साइन सिंबल लगाया तो सारे अरिथमेटिक को जितने फंक्शंस सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, लॉजिकल अरिथमेटिक साथ। हाँ ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड सारे कर सकते हैं। हाँ मल्टीप्लाई, अगर मैंने कंपेयर करना हो हाँ तो ये वो जरा कर देता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करना। आप ऐसे करेंगे। तो देखिए क्लासेस के सम को आप ऐसा कर लेना, इसको डायरेक्ट पास कर रहे हैं, इसको पार्स इंट, ठीक है। ये अब इनमें जो वैल्यूज आएंगी वो नंबर होंगे, ठीक है। आपने कंपैरिजन करने फॉर एग्जांपल कि अगर इफ बी ग्रेटर देन हो सी के तो आउटपुट आए, वरना आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब b यानी कि आपकी ये वैल्यू अगर 60 है, ठीक है, तो ये अभी तक कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अगर ये 61 है तो ये, लेकिन अगर ये वैल्यू उससे बड़ी होगी, ये क्या हो गया, b ग्रेटर देन c, और अगर b ग्रेटर देन है c के तो ये आउटपुट कराओ, वरना ये b मतलब पहली वैल्यू अगर बड़ी होगी, ये क्यों नहीं चल रहा, हाँ जी इसको नहीं नहीं, इसका तो ये तो इवेंट है, ये तो उस वक्त कॉल होता है जब हम क्लिक करते हैं। इट शुड वर्क, पता नहीं अब क्यों नहीं वर्क कर रहा, लेकिन इस तरह आप कंपैरिजन कर सकते हैं नंबर के दरमियान। वो तो इवेंट हर वक्त ही कॉल हो रहा है। अगर हम कंसोल में चेक करना चाहें इनको ना कि बाकी कौन सी वैल्यू आ रही हैं, बी ए, फोर्टी फोर है, इसमें भी 44 आ रहा है, उसमें भी 44 आ रहा है। हाँ जी, अच्छा ये टेक्निकल मसला है ना इसमें, ये तो चल ही नहीं रहा कोड ना, तो इट शुड परफॉर्म सम बेसिकली ना जो जावा स्क्रिप्ट है ना, ये है जस्ट इन कंपाइल
टाइम लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि जब हम इसको क्लिक करते हैं उस वक्त ये कंपाइल होती है और रन होती है। तो चूंकि हमने वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया था सम वाला और हम यहाँ पे सम लिख रहे थे, तो वो कंफ्यूज हो रहा था कि ये क्या कर रहा है। यानी ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे इसमें कुछ वैल्यू स्टोर है और ये इसको तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो ये वाली लाइन स्किप होकर ये चल रही थी। लेकिन अब हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो अगर बी जो हम वैल्यू एंटर करेंगे अगर वो सी से बड़ी होगी तो ये वाला आउटपुट आएगा, अगर छोटी होगी तो ये वाला। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ 10 और यहाँ पे लिखता हूँ 5, ठीक है, तो क्या है 10 बड़ा है 5 से तो 15 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 तो 50 बड़ा है इससे, यानी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये वाला आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह हम उनको सर आप जो 50 का 0 मिटाएंगे तो फिर से ऊपर वाला चल जाएगा। हाँ, जैसे मिटाऊंगा तो ये चल जाएगा, क्योंकि इवेंट यही लगा हुआ है। ऑन की आप जैसे कि आप होती है तो फंक्शन कॉल हो जाता है, फंक्शन कॉल होता है तो फॉरन वैल्यू लेता है और फिर दोबारा कॉल करना। हाँ दोबारा कॉल होता है। बार बार जितनी दफ़ा मैं लिख रहा हूँ ये कॉल हो रहा है, ठीक है। और हर दफ़ा जब ये कॉल होता है तो वैल्यू लेता है, उनको कन्वर्ट करता है, उनको सम करता है और फिर आउटपुट करता है। अच्छा सर, ये जो टास्क आप जो लिखते हैं सर, ये हम वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं। हाँ, मतलब ऊपर से टेक्स्ट में वैल्यूज आ रही है ना। हाँ, ये टेक्स्ट में आ रही है तो इनको पार्स करना पड़ेगा पहले। नहीं, ये इसके साथ हम लिख सकते हैं, बी के साथ इवॉल्व किया गया है। ये जब हम ये लिखेंगे यहाँ पे इंट भी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हाँ। इंट नहीं लिख सकते, इंट शीट कुछ भी नहीं होता इसमें। नहीं तो यहाँ पे हम टाइप ही दे सकते नहीं, वार वो खुद डिसाइड करता है, कंपाइलर खुद डिसाइड करता है कि वैल्यू किस टाइप की है। इसमें आपको इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। ये स्ट्रिक्ट टाइप जैसे C++ है, उसको भी खुद बताना पड़ता है कि दिस इज इंट, दिस इज फ्लोट, ये डायनेमिक है, ये पाइथन की तरह। डोंट नीड टू गिव इट द टाइप ऑफ योर वेरिएबल। हैं। सर हम उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ये लिखिए। पार्स जो फंक्शन है ना, क्योंकि वो टेक्स्ट जो जर्नल टाइप है, टेक्स्ट में कुछ भी आ सकते हैं, सिंबल भी आ जाते हैं, नंबर भी आ जाते हैं, कैरेक्टर भी आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वो टेक्स्ट ही भेज रहा है। अब उस टेक्स्ट को हम अपनी मर्जी से किसी भी डेटा टाइप में करवा सकते सर हैं। अगर हम उसके अंदर वो ABC में जो नंबर ऐड करते हैं उसका कोड आएगा उधर, जब हम ये करेंगे ना एक किसी आएगा, एरर आएगा, देखना जमा कर रहे हैं ना। ये कोड मिटा देता हूं मैं। ये NaN जमा नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि ये फंक्शन जाके ना एरर दे रहा है। इसको कन्वर्ट ही नहीं करेगा। अगर आप इसमें देखें ना, इंस्पेक्ट में जाए ना कंसोल में, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अच्छा इसको आउटपुट लेंगे ना, बल्कि इससे आगे चलेगा ही नहीं। जब इसको हम देंगे ना ऐसी चीज़ जो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ABCXYZ, तो ये खुद ही स्टक हो जाएगा, इससे आगे जाएगी नहीं, कोड एरर आ जाएगा। तो आपने अब ना ये जो गूगल कैलकुलेटर है ना हमारा, फार्मूला इसका हम वहाँ पे सम लिखा है और फार्मूला कर देंगे। ये आपकी अपनी आर्ट है। ऑफ कोर्स हम एक वैल्यू लेंगे, उसके वही फार्मूले में इनपुट करेंगे जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस वाला होता है, उसको जो आउटपुट आएगा गेट एलिमेंट बाय ID करके उसमें डिस्प्ले करा देंगे। जो नंबर ऑफ वैल्यू बन गया उसका वो टैग लिख लेंगे, कौन सा नंबर है, फिर उसके नीचे आगे वैल्यू बन गया वो लिख देंगे। यही कोड थोड़ा बहुत चेंज करो तो बन जाएगा। जहाँ पे सम है वहाँ पे उसका बट आपने डिज़ाइन भी वैसा ही बनाना है ना। मैं गूगल को भेजूंगा, उनसे पूछूंगा कि ये वैसा ही है या नहीं है, ठीक है। तो आपने डिज़ाइन भी उसका ऐसे ही बनाना है। किधर गया? ये कार्ड शार्ट लगते हाँ ये वाला। हैं। फिर हम फ्यूचर में बनाएंगे यहाँ पे जोन सा कन्वर्टर हमें चाहिए होगा ना, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी पे क्लिक करेंगे तो एनर्जी वाला आ जाएगा। ये चल रहा है। हाँ ये बाद में करेंगे ना, अभी तो नहीं करना। हाँ ये बाद में करेंगे। इफ़ कंडीशन लगेंगी, इफ़ आपने इधर से जो वैल्यू ली है अगर फ्यूल इकोनॉमी है तो ये फंक्शन कॉल कर दो। नीचे फंक्शन बना रखेंगे हर एक के लिए। अगर वो मैथ्स का है, ये सारे एक ही हैं, ये फंक्शन बनाया हुआ है बेसिकली। हमने एक ही बनाना है, एक बन गया तो ये तो मसला ही नहीं है, ठीक है। फिर इसको सेल करेंगे। सेल इस तरह करेंगे कि आप इससे लेना और आप इससे लेना, ठीक है। हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे ना, सेल करेंगे इस प्रोडक्ट को, तो एक दूसरे की सेल परचेज कर लेना। आप स्टेटस लगा देना कि हमने पहले अपनी वेबसाइट सेल कर ली है। तो ये अब आपका टास्क है, ठीक है। ये आपका बेसिकली टेम्परेचर कन्वर्टर बनाना है सब बच्चों ने। और आई क्रिएट द असाइनमेंट ऑन द गूगल क्लास, so it's compulsory to complete this task. So that's it for today, even it was